हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपीएसएल क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको सीबीएसई का सैंपल पेपर करवाऊंगा जो कि क्लास 10th का है। देखिए, अब आपकी प्री बोर्ड की डेट शीट भी आ चुकी है, जो कि आपका प्री बोर्ड कब है। अब आपका प्री बोर्ड है 11 दिसंबर से। ठीक है, सीबीएसई का जो प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाला है वो कब से स्टार्ट होने वाला है? 11 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। और जो प्री बोर्ड होते हैं ना, तो प्री बोर्ड में ज्यादातर होता क्या है कि आपको जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो रिलेटेड टू सैंपल पेपर होते हैं। ठीक है ना, रिलेटेड टू सैंपल पेपर होते हैं। तो सैंपल पेपर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, मतलब सीधा सीधा जो सैंपल पेपर आपको सीबीएसई ने दे रखा है वो सैंपल पेपर हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। आज की वीडियो में जो हम सैंपल पेपर कर रहे हैं वो 25-26 का है, यानी कि आपके फैब में जो एग्जाम होगा उसमें भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये जो सैंपल पेपर नंबर 1 है आपका, जो सीबीएसई ने आपको दे रखा है, इसके अंदर आज की वीडियो में हम सारे के सारे एमसीक्यू कवर करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में क्या करेंगे हम? कवर सारे के सारे एमसीक्यू कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि सारे एमसीक्यू किस तरीके से करने हैं वो आपको समझ में आ जाए। देखो, नॉर्मली क्या होता है कि जो एमसीक्यू करते हैं ना बच्चे, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। और बच्चों का सबसे बड़ा डाउट यही होता है कि सर, एमसीक्यू जो क्वेश्चंस आपके मतलब क्वेश्चन पेपर में आए थे उनमें टाइम बहुत लग गया क्योंकि उन्हें पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ा। तो बेटा, आपको ये बता दिया जाए कि एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जाता, उनको करने की ट्रिक होती है। तो जल्दी जल्दी कैसे करना है वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, तो एंड तक जरूर देखें वीडियो को ताकि आपको सारे के सारे एमसीक्यू समझ में आ जाए। तो देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि इफ a इक्वल टू दिस 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x और b इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 c की पावर 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 7। एलसीएम जो दे रखा है आपको इन तीनों का, एक मिनट, जो एलसीएम दे रखा है आपको इन तीनों का वो क्या दे रखा है आपको? 3780 दे रखा है एलसीएम। ठीक है, और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो, एलसीएम लेने के लिए आपको क्या करना होता है? एलसीएम लेने के लिए इन तीनों में से ना कॉमन देखो, इसमें से और इसमें से, तीनों में से कॉमन देखो क्या होगा। तो कॉमन क्या है? सबसे पहले 2 की पावर 2 जो है दोनों में आ रहा है, तो एलसीएम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? 2 की पावर 2 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई में, अब देखो 3x आ रहा है यहाँ पर और यहाँ 3 का फैक्टर आ रहा है और ये 3 का फैक्टर है, तो जो फैक्टर होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? कॉमन आ जाते हैं। तो यानी कि 3 की पावर x अगर आपने कॉमन ले ली तो आपके पास यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा। और यहाँ पर क्या बचा? ये दोनों तो कॉमन आ गए तो 5 बचा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा? 7। ध्यान रखना, अगर जैसे 3 की पावर x कॉमन ले लिया है तो 3 के जो फैक्टर्स होंगे, जैसे 3 हो गया और 9 हो गया, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? स्किप हो जाएंगे वहां से। ठीक है, तो ये जो आगे आपका एलसीएम आ गया, और एलसीएम क्वेश्चन में दे रखा है 3780 के बराबर दे रखा है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर x और मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 7। ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 5 से कट रहा है और यहाँ बचेगा 2 और 8, यानी कि 5 पंजे 25 और फिर बचेगा आपका 2 3 3 0, यानी कि 6 बार में कट जाएगा। तो 756 हो जाएगा ये, और 756 7 से भी कट जाएगा आपका। कितनी बार में? एक बार में। और फिर ये आ जाएगा 0 और फिर 8 बार में। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो 108 जो है फिर 4 से भी कट जाएगा। ये 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 होता है, तो 4 से भी कट जाएगा। कितनी बार में? 2 बार में 8 और फिर 7 बार में 28। तो ये आ जाएगा 27 की पावर 27 इक्वल टू 3 की पावर x हो जाएगा। अब 27 किसकी पावर? 27 जो होता है 3 की पावर कितना होता है? 27 जो होता है 3 की पावर 3 होता है। तो 3 से 3 हट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर 3 आ जाएगी। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर नंबर सी। बात समझ आ रही है? सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ ज्यादा ट्रिक नहीं थी। अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ 2 3 फ्रॉम y एक्सिस। अब देखो y एक्सिस क्या होता है? y एक्सिस है आपके पास ये, y एक्सिस है ये, और पॉइंट है आपके पास 2 3 हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहां पर है हमारे पास कोई पॉइंट। अब y एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है? तो y एक्सिस से इसका डिस्टेंस उतना है जितना यहां से लेकर x एक्सिस का डिस्टेंस दे रखा है। तो बताओ x एक्सिस का डिस्टेंस कितना दे रखा है? x एक्सिस का डिस्टेंस दे रखा है 2 सेंटीमीटर का, मतलब 2 यूनिट का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि y एक्सिस से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपके पास? जितना x एक्सिस है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना y एक्सिस का डिस्टेंस पूछा जाएगा
तो वो x एक्सिस के बराबर हो जाएगा, और x एक्सिस का डिस्टेंस पूछा जाएगा तो y एक्सिस के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2 एंड 3x प्लस 5y इक्वल टू 1 आर नॉट पैरेलल। क्वेश्चन कह रहा है कि ये डिजिट आपकी, यानी कि ये दोनों इक्वेशन आपकी पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है तो क्या होंगी, या तो इंटरसेक्ट होगी या तो क्या होगी, कोइंसिडेंस होगी। बात समझ आ रही है, या तो इंटरसेक्ट होगी या तो कोइंसिडेंस होगी। अब देखो इंटरसेक्ट के लिए क्या होता है कि a1 अपॉन a2 सारे के सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसमें a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है, देखो 3 और 2 आ रहा है, और इसमें तो k आ रहा है, तो दूसरा देख लो c1 अपॉन c2 देख लो, तो ये आ जाएगा 1 2 और ये आ जाएगा माइनस का 1, इस तरीके से। ठीक है ना, तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 और c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो एक कॉन्सिडेंस भी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट। क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो इंटरसेक्ट की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब जिसके अंदर a1 अपॉन e2 क्या है आपके पास 3/2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो b2 क्या है आपके पास और b1 क्या है 2k और 5, तो ये हो जाएगा 2k अपॉन में 5, तो ये इधर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 15 अपॉन में 4 इज नॉट इक्वल टू k। इसका ऑप्शन हो जाएगा कि k इज नॉट इक्वल टू 15 अपॉन 4। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये रहा कि k इज नॉट इक्वल टू 15 अपॉन में 4। बस समझ में आ रही है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान रखना कि क्या करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि क्वाड्रिलेटर एबीसीडी सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, और बीसी दे रखा है, सीडी दे रखा है, एडी दे रखा है और एबी आपको फाइंड करना है। तो एक क्वाड्रिलेटर है जो कि किसके अंदर है, उसके अंदर एक सर्कल है। ठीक है, तो ए बी सी और डी एक क्वाड्रिलेटर दे दिया हमें, इसमें बी सी क्या है 7, तो ये 7, सी डी क्या है 4, तो सी डी 4, और ए डी है आपके पास 3, और ये आपको फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। जब भी एक सर्कल के अंदर, सर्कल के ऊपर एक क्वाड्रिलेटर होता है तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो सम होकर दूसरी अपोजिट साइड्स के बराबर होती हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब ए बी प्लस सी डी इक्वल हो जाएगा बी सी प्लस ए डी के। तो ए बी हमें निकालना है, सी डी हमें 4 दे रखा है, बीसी हमें कितना दे रखा है यहाँ पर देखो 7, और एडी दे रखा है 3। तो ए बी इक्वल टू में ये हो जाएगा 10 में से 4 माइनस हो जाएंगे, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगी। बात समझ आई, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू एक्स है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा आपको निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि आप इससे मल्टीप्लाई कर दो बस। तो sec थीटा प्लस tan थीटा को मल्टीप्लाई कर दो sec थीटा माइनस tan थीटा से, और डिवाइड भी कर दो sec थीटा माइनस tan थीटा से। ठीक है, और इक्वल टू में x। अब देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू x। अब इसमें क्या है कि ये फॉर्मूला हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है आपका, तो 1 अपॉन में sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू x इधर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो x नीचे आ जाएगा तो 1/x, और ये ऊपर हो जाएगा तो sec थीटा माइनस का tan थीटा। तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई 1/x के बराबर आ गई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/x होगा। बस समझ रही है, सिंपल सा कंसेप्ट है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। देखो यहाँ पर क्या है कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा, तो यहाँ 2x आ जाएगा। ठीक है,
तो ये आपस में कोई कैंसिल हो सकता है, एक्स स्क्वायर यहाँ से स्किप होगा, नहीं होगा। अगर एक्स स्क्वायर क्वेश्चन के अंदर रहता है तो वो क्या बनी रहेगी, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी रहेगी। अब इसके अंदर एक्स स्क्वायर रहेगा तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इधर देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। तो 9x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो 8x स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर फिर भी बचा रहेगा हमारे पास। तो इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्यूबिक है। क्यूबिक क्या है, इस वाले के क्यूबिक से कट जाएगा। जब इसको ओपन करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। तो इसका मतलब ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसमें कैंसिल हो जाएगा। तो जिसके कारण यहाँ पर से एक्स स्क्वायर स्किप हो जाएगा। और अगर स्किप हो गया एक्स स्क्वायर तो इसका मतलब क्या है कि यही वाली इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी, कि जो कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि उसमें से एक्स स्क्वायर क्या हो चुका होगा, स्किप हो चुका होगा। बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, कह रहा है कि 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल, 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल है जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर की है, इंटरसेक्ट सो दैट ईच कॉर्ड इज 1 सेंटीमीटर। एक तो रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है और कॉर्ड भी कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, 1 सेंटीमीटर दे रखी है। तो फाइंड द टोटल एरिया ऑफ ऑल डॉटेड रीजन। तो देखो कैसे बोल रहा है कि 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होते हैं। देखो ऐसे, एक सर्कल ये हो जाएगा आपका, दूसरा सर्कल ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, ठीक है, फिर चौथा ये होगा आपका, ठीक है, और पांचवा इस तरीके से, ठीक है। तो डॉटेड पॉइंट क्या हो रहे हैं, ये वाले पॉइंट हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, जो उनके बीच का जो एरिया है वो निकालना है। तो इनके बीच का जो एरिया है ये देखो ऐसे बनेगा, ये ऐसे, ये आपकी क्या हो गई, कॉर्ड हो गई। और इसकी जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, देखो रेडियस, ये रेडियस भी 1 सेंटीमीटर की है और कॉर्ड भी कितने की है, 1 सेंटीमीटर की। तो इसका जो एंगल हो जाएगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 60, क्योंकि क्या बन जाएगा, ये एक इक्विलेटरल एरिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। क्या बन जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, अब देखो यहां पर ध्यान से समझना है, ये वाला जो एरिया है नीचे वाला, इसको कहते हैं हम एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। अब ऐसे कितने एरिया ऑफ सेगमेंट बन रहे हैं, एक तो ये हो गया और एक ऊपर का हो जाएगा इसके लिए, इस वाले के लिए, ठीक है। तो एक सर्कल के अंदर 2 एरिया ऑफ सेगमेंट बन रहे हैं। ऐसे यहां पर भी 1 है, 2 है, 3 है, तो ये 4 हो गए। तो 4 के कितने बन गए एरिया ऑफ सेगमेंट, 8, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कितने बन रहे हैं आपके, 8 बन रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना और उसे मल्टीप्लाई कर देना है 8 से, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या है आपके पास, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, √3/4 साइड का स्क्वायर, क्योंकि कैसा ट्राइंगल है आपके पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। थीटा कितना है आपके पास, 60 डिग्री, ठीक है। पाई आर कितनी है, 1, तो हट जाएगा, तो √3/4, और साइड भी कितनी है, 1 है, तो हट जाएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा आपका 6 बार में। अच्छा, इन सबको मल्टीप्लाई कितने से कर देना है आपको, 8 से, क्योंकि आपके पास टोटल सेगमेंट कितने थे, 8 थे। तो ये हो जाएगा आपके पास π/6 माइनस √3/4 और इंटू में 8। तो अब देखिए ऑप्शन कौन सा है आपका, इसके ये हो जाएगा 8 π/6 माइनस √3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। बस मेरी, तो ध्यान रखना है किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल का आएगा तो इस तरीके से करना है, और उसमें क्या बन रहे हैं, आपके सेगमेंट बन रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पेयर ऑफ डाइस, 2 डाइस हैं, ठीक है, उनका पेयर हमने टॉस करा तो टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे, आउटकम्स बन जाएंगे हमारे पास कितने, 36, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सम 8, देखो नॉट गेटिंग सम 8 ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास टोटल के अंदर क्या होगा, टोटल के अंदर एक तो गेटिंग सम 8 हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि नॉट गेटिंग सम 8, या तो 8 का सम आ सकता है, या तो 8 का सम नहीं आ सकता। 8 का सम कब कब आएगा, देखो जब 6 और 2 आ जाए ये 8 हो जाएगा, 2 और 6 पे भी 8 हो जाएगा,
फिर 5 और 3 पे 8 हो जाएगा, और 3 और 5 पे 8 हो जाएगा, और 4 और 4 पे 8 हो जाएगा। तो यानी कि जो 8 आने वाले हैं वो कितने हैं? 5। कितने में से? 36 में से। तो 8 आ सकते हैं, उसमें है 5/36। तो 8 किस पे नहीं आएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 36 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएंगे? 31/36। बात समझ आ रही है? 31/36। तो 31/36 यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 31/36 जगह पर ऐसा होगा कि वो 8 का जोड़ उसमें नहीं आ रहा होगा। बस समझ आ रही है? सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है 2sin5x, 2sin5x इक्वल टू √3 दे रखा है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। 2 नीचे जाएगा तो sin5x और √3/2। अभी देखो कि √3/2 साइन की कौन सी वैल्यू होती है? √3/2 साइन की वैल्यू होती है 60। तो ये हो जाएगा sin 60। मतलब √3/2 को लिख सकते हैं sin 60। साइन से साइन हट जाएगा तो ये बचेगा 5x इक्वल टू 60, और ये कट जाएगा कितनी बार में? 12 बार में। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12। बस में है? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर इज दिस एंड HCF इज 8। तो देखो दो संख्याओं का जो सम है वो कितना दे रखा है? 1225। तो दो संख्याएं मान के चलो हमारे पास x और y, इन दोनों का जो सम है वो 1225 दे रखा है। बट x और y डायरेक्टली नहीं लिख सकते हम, अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। x और y को मिलाकर 1225 है, मगर इन दोनों में जो HCF है वो कितना है? 81। HCF का मतलब है कॉमन। तो यहाँ पर कोई कॉमन दिख रहा है? नहीं। तो हम इसको कैसे कर देंगे? इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखेंगे कि ये पहला टर्म है 81x और दूसरा टर्म है 81y, दोनों को मिलाकर 1215 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना? अब यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि जब ये HCF दे रखा हो दो संख्याओं का तो उसको मल्टीप्लाई कर देना। एलसीएम नहीं है, ये HCF है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि 81 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू में 1215। ठीक है, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा कितने बार में? 15 बार में। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 15 आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि पॉसिबल पेयर्स बताने आपको। पेयर्स कितने होंगे? तो x और y को जोड़कर कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर कैसे करते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। अब जैसे कि 1 और 14 को जोड़कर भी आ सकता है। ठीक है, और दूसरा क्या है? 2 के साथ 13, ठीक है, 3 के साथ 12, और 4 के साथ 11, 5 के साथ 10, और 6 के साथ 9, और 7 के साथ आपका 8 आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास कितने आएंगे? ये पेयर्स बन जाएंगे। बट इसमें से कौन से पेयर्स लेने हैं हमें? देखो जिनके जिनके फैक्टर्स एक जैसे होंगे ना उनको स्किप कर देना है। तो जैसे कि 3 और 12 के फैक्टर एक जैसे हैं तो इसको हटा देना है, और 5 और 10 के फैक्टर एक दूसरे के बराबर आएंगे, यानी कि 5 जो है 10 का ही फैक्टर होता है, और 6 और 9 भी फैक्टर सेम आते हैं इसमें। तो इन दोनों को हटा देना है, इन तीनों को। तो आपके पास बचे कितने? 1 2 3 और 4। ये 4 आपके आंसर हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन पूछा गया था कि पॉसिबल पेयर्स कितने बन सकते हैं, तो ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 4 आपके पेयर्स इसमें बन सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन। एक कोन है, कोन का बेस क्या होता है? सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वो कितना दे रखा है आपको? 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम आपको दे रखा है, वॉल्यूम क्या होता है इसका? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 85। तो फाइंड द हाइट, हाइट निकालिए। तो देखो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 51 के बराबर। तो ये हो जाएगा 51 इंटू एच इक्वल टू 85। अभी कट जाएगा 3 से 17 बार में, और 17 से ये कट जाएगा 5 बार में। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था आंसर। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका 5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है 12। क्वेश्चन नंबर 12। इफ द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। अगर इसके जीरोस इक्वल हैं, जीरोस क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा इक्वल हैं, तो इसका मतलब अल्फा तो अल्फा ही है और बीटा भी क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। अगर जीरोस इक्वल हैं तो आपको ये बताना है कि सी और बी का जो साइन होगा वो अपोजिट होगा।
सी और ए का अपोजिट साइन होगा, सी और बी का सेम साइन होगा, या सी और ए का सेम साइन होगा। ठीक है, तो इसमें देखना है कि आपको कि जो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ रूल्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू अल्फा। ठीक है, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा होता है, अब दोनों सेम है तो अल्फा इंटू अल्फा लिख देंगे। तो ये किसके बराबर होता है? सी अपॉन ए के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू में सी अपॉन में ए। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि इस तरफ की तो वैल्यू आपकी आ गई पॉजिटिव, आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि ये स्क्वायर में, तो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसको भी पॉजिटिव आना पड़ेगा, क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव है तो ये इक्वल का साइन लगाया है तो ये भी पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आने के लिए अब बताओ आपका साइन क्या होना चाहिए? सी का तो सेम साइन होना चाहिए। अगर इसका भी प्लस है तो इसका भी प्लस होना चाहिए, इसका भी माइनस है तो इसका भी क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। तो इसका मतलब सी और ए का साइन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो सी और ए का साइन सेम होना चाहिए, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि आपके पास सी और ए का सेम साइन होना चाहिए। बात समझ रही है? सिंपल सा कंसेप्ट था पर थोड़ा सा ट्रिकी था, है ना, बच्चों को समझ में नहीं आता ये। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 13। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर कट बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेक्टर का एरिया है और इसकी जो रेडियस है 21 सेंटीमीटर की है, और इसका जो लेंथ ऑफ आर्क है वो कितना है? 22 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये लेंथ ऑफ आर्क होता है आपका। ठीक है, तो क्या निकालना है आपको? एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? देखो पहले तो लेंथ ऑफ आर्क का, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ठीक है, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, यानी कि 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 बार में, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? 11। अब आपको एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब निकालना है ये, तो इसमें से आर को अलग कर दो, ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर और इंटू में आर। ऐसा क्यों करा? क्योंकि हमारे पास थीटा अपॉन 360 पाई आर की वैल्यू दे रखी है कितनी? 11। तो इसको लिख देंगे 11 इंटू आर, और आर कितना दे रखा है आपको? 21। ठीक है, ये दे रखा है 21, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो 231 आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 231। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ। तो ए बी सी किसके बराबर रखा है? डी ई एफ की। तो जैसे कि ए बी सी ऐसे लिखा है ना, तो डी ई एफ को ऐसे ही लिखो। ठीक है, तो ए बी कितना दे रखा है आपको? ए बी दे रखा है आपको कितना? 6। और डी ई कितना दे रखा है? डी ई दे रखा है 9। ई एफ कितना दे रखा है? ई एफ है 6। और डी एफ डी कितना दे रखा है आपको? 12। इस तरीके से। ठीक है, तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एबीसी। एबीसी का पेरीमीटर बताना है, तो यानी कि एबीसी की सारी साइड्स बतानी है आपको। ठीक है ना, तो देखो पहले ए बी और डीई का पेयर क्या बन रहा है? ए बी अपॉन में डीई 6 अपॉन में 9, यानी कि 3 से कट जाएगा 2 बार में और 3 से कट जाएगा 3 बार में, तो इनका रेशियो आ गया 3/2/3। तो हर किसी का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब इसका भी रेशियो क्या होगा? सेम होगा, यानी कि ए सी अपॉन में डी एफ, ये 2/3 के बराबर होगा। बट ए सी हमें निकालनी है, क्योंकि ए सी हमें नहीं दे रखी, डी एफ उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो गई। तो डी एफ हमें दे कितना रखा था? 12, तो ये कट जाएगा 4 बार में, तो कितना हो जाएगा? 8। तो इसका मतलब ये 8 आ गया। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से इसका नीचे वालेगा बी सी अपॉन में ई एफ। बी सी अपॉन में ई एफ, ये भी किसके बराबर होगा? 2/3 के, क्योंकि सबका रेशियो क्या होता है? सेम होता है सिमिलर में। और बी सी हमें निकालना है 2/3 मल्टीप्लाई बाय ई एफ, उधर चला जाएगा तो ई एफ की वैल्यू कितनी है? 6। ये कट जाएगा 2 बार में, तो ये आ जाएगा 4। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी आ गया आपके पास 4। तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया? सिंपल सा कंसेप्ट है, सबको जोड़ देंगे, 6 + 8 + 4, तो ये कितना हो गया? 18। 18 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया? पेरीमीटर आ गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल्स इन मैथमेटिक्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल्स इन मैथमेटिक्स इज दिस, देन एक्स इज। तो वोवेल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो वोवेल्स हैं कितने? ए है, ई है, आई है और ए है, 4 हैं।
ठीक है। तो चार वोवल हैं और इसमें टर्म कितनी है आपके पास, 4 4 और 3 11। तो वोवल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवल्स, क्वेश्चन में दे रखा है 2/2x+1 दे रखी है, वैसे क्या होगी, 4 है तो 4/11। अब 2 से ये कट जाएगा 2 बार में और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 2 इक्वल टू में 11। ठीक है, 4x प्लस 2 और 11 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू में 9, तो x की वैल्यू आ गई 9/4। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 9/4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ किसकी। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करोगे आप, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि भाई ये आपके पॉइंट्स दे रखे हैं तो आप बताओ ये पैलोग्राम है, ट्रेपेजियम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर क्या क्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना बेटर तरीका ये है कि आप इसको बना लो, आप इसको बना लो। ठीक है, यानी कि डायग्राम बनाओ। अब सॉरी, आप इसको डायग्राम बना लो। 9 - 6, सबसे पहले 9 0, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 0 यहां पर आ जाएगा। फिर 9 - 6, 9 तो यहीं रहेगा और -6 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 9 - 6, फिर -9 0, -9 0 यहां पर आ जाएगा। फिर -9 6 ऊपर चला जाएगा। अब इसको आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको ये किसकी तरह दिख रहा है, पैलोग्राम की तरह, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पैलोग्राम। समझ में आ रहा है, सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं करना। नेक्स्ट देखते हैं 17। मीडियन ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन 20.5 इफ ईच इंक्रीज, इसका साइन है इंक्रीज बाय 2, न्यू मीडियन इज। तो सिंपल सी बात है, न्यू मीडियन भी क्या होगा, इंक्रीज हो चुका होगा, कितना, 2। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान के चलिए आपके पास 1 2 और 3 ये टर्म है, इसका मीडियन क्या है, 2। अगर हर किसी को 2 2 से बढ़ा दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा आपका 3, ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 5। तो इसका भी मीडियन कितना आया, 4 आया। तो 4 भी क्या है, 2 से 2 बढ़ चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 9 ऑब्जर्वेशन का जो मीडियन है ये है और हर किसी को 2 2 बढ़ा दिया गया है, तो नया जो ऑब्जर्वेशन होगा वो भी क्या होगा, 2 इंक्रीज हो चुका होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट 41 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। एक पॉइंट है, उससे हमने क्या बनाई है, टेंजेंट बनाई है। एक पॉइंट है, ये बाहर है, ये पॉइंट है, उससे हमने टेंजेंट बनाई है जो कि कितने सेंटीमीटर अवे है सेंटर से दूर है 41 सेंटीमीटर। सेंटर से कितने दूर है, 41 सेंटीमीटर दूर है, और उसकी रेडियस दे रखी है आपको 9। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाती है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस मान लिया जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला लग जाएगा परपेंडिकुलर निकालने के लिए, h² = p² + b², यानी कि 41 का स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर होता है 1681, उसमें से माइनस हो जाएगा 81 जो कि बेस का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1600। तो इसका मतलब बेस की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 40। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये आ गया आपके पास 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में जो जितने भी एमसीक्यू थे सैंपल पेपर के वो सारे के सारे करवा दिए। ठीक है, और इसमें अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर करना और ये भी बताना कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं या नहीं आए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर इसके अगले सेक्शन के साथ, सेक्शन नंबर बी के साथ, जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, जब तक आप इसको बढ़िया तरीके से समझिए।